जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज नंबर 20 है, वॉल्यूम 2 रुक्मणी प्रकाशन का। इससे पहले 19 टेस्ट सीरीज नंबर है जो अपलोड कर दिया हूं दोस्तों, 1 से लेकर 19 तक, और वॉल्यूम 2 में कुल 20 टेस्ट सीरीज नंबर था। तो ये 20वां है और अंतिम है दोस्तों। इसके बाद मैं देखता हूँ कोई और चैप्टर स्टार्ट करूँगा, कोई और बुक स्टार्ट करूँगा प्रैक्टिस सेट का। और इससे पीछे वाले आप नहीं देखें 19 तक, तो उसे जाकर देखें, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और आपको पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो दोस्तों। अयोटेरिया का भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, वो भी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। 15 प्रैक्टिस सेट था अयोटेरिया का, वो भी मैं डाल चुका हूँ। और साथ ही साथ करेंट अफेयर का मैं स्पीडी करेंट अफेयर का वीडियो ला रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस का, और वन लाइनर में पढ़ा चुका हूँ। मल्टीपल चॉइस पढ़ा रहा हूँ, उसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसे भी यदि आप देखना चाहते हैं तो उसे भी देखें, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं करेंट अफेयर का, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग जाएं, प्लेलिस्ट में देखें, उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज टेस्ट सीरीज नंबर 20। इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है इसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें है दोस्तों कि सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं। तो सिनकोना के जो पेड़ होते हैं मुख्यतः किस वनस्पति से संबंधित होते हैं। 4 ऑप्शन है। तो कौन से वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं सिनकोना के पेड़। तो सिनकोना के पेड़ है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वैसा वन होता है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र पाए जाते हैं। जहाँ पर वर्षा कितना होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर। जैसे कि भारत में सह्याद्री पर्वत, जो पश्चिमी घाट का सह्याद्री पर्वत है, वहां पर सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। और आपको शिलोंग का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सब क्या है, ये सब क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले वृक्ष में महोगनी हो गया, आबनुस हो गया, जारुल हो गया, बांस, बेंत, सिनकोना, रबड़ आदि पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में देखें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन, एक आर्द्र पर्णपाती वन है, एक पर्णपाती वन है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ और बांस, खैरा, त्रिफला व चंदन के लकड़ी पाए जाते हैं। तो ये हमसे पूछा है सिनकोना का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है इसमें कि किस देश के मेजबानी में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन संपन्न किया जाएगा। तो 2024 का आयोजन COP29 का आयोजन किस देश के मेजबानी में संपन्न किया जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर सी अजरबैजान के बाकू में। ऑप्शन नंबर सी अजरबैजान में COP29 संपन्न किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कहाँ, तो COP29 इस बार 2024 में कहाँ किए जाएंगे, अजरबैजान के बाकू में किए जाएंगे COP29 अजरबैजान में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। थर्ड नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर, इसी में हम जब देखें COP28 कहाँ हुआ था, यदि आपसे पूछ ले COP28 का कहाँ हुआ था, तो क्या बताइएगा, तो संयुक्त अरब अमीरात में COP28 हुआ था। 2023 वाला COP28 जो था वो 2023 में जो संपन्न हुआ कहाँ हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था, और संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था। ठीक है। और पहली बैठक यदि आपसे पूछ लिया जाए कॉप का पहली बैठक जो था कब आयोजित किए गए थे और कहाँ आयोजित किए गए थे पहली बैठक कॉप का, तो संयुक्त राष्ट्र कॉप फर्स्ट का आयोजन 1995 में जर्मनी के बर्लिन में की गई थी। कॉप का पहली बैठक जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था, और वह कॉप का पहला बैठक था दोस्तों। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो कहाँ होगा, अजरबैजान में होगा। 2024 वाला, 23 वाला संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। थर्ड प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में खालिस्तान को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसको, डैनियल बेरनबोई को और अली अबू अब्बाद को। तो डैनियल बेरनबोई और अली अबू अब्बाद को 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ए और बी दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में कौन सा सम्मिलित है,
दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि यही हम देखें, गोल्डन ट्रायंगल स्थित है किसके अंतर्गत? गोल्डन ट्रायंगल किसके अंतर्गत स्थित है? जहां अफीम उत्पादन होता है। गोल्डन ट्रायंगल किसको कहते हैं? जहां अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध देश है उसे कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। जैसे म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस है जो गोल्डन ट्रायंगल के लिए स्थित है। किसके लिए? गोल्डन ट्रायंगल के लिए नाम जाना जाता है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। उसी प्रकार एशियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है किसे? तो मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड एवं सिंगापुर को एशियन टाइगर के रूप में जानता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें देखेंगे 5 नंबर प्रश्न में, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक व सांस्कृतिक व राजनीतिक उप विभाग में आता है? तो कंबोडिया है जो किस भौगोलिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उप भौगोलिक में आता है? तो कंबोडिया आपको दक्षिण पूर्व एशिया के भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया में। कंबोडिया का राजधानी क्या है? तो नहोम पे है जो कंबोडिया की राजधानी है। ठीक है, और कंबोडिया में ही अंकोर वाट मंदिर स्थित है दोस्तों, जो भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है, कंबोडिया में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ए दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है कंबोडिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा है प्रश्न। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो यदि हम देखें स्विट्जरलैंड, इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब? 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी दोस्तों। 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल, ये पी लिख देते हैं, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। भारतीय और विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्य देशों की संख्या 194 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में जैसे सदस्य देशों की संख्या पूछे आपसे तो 194 है। स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में 8 हटा दीजिएगा तो इसमें कितना हो गया? 194 हो गया सदस्य देशों की संख्या, और 8 जोड़ दिया तो उसकी स्थापना वर्ष हो गया। तो 1948 में उसकी स्थापना हुई थी। 194 देश है इस सम्मिलित विश्व स्वास्थ्य संगठन में। तो हमसे प्रश्न पूछा था कि उसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि कुछ और संगठन के बारे में देखें दोस्तों, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय भी जिनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कहाँ है? तो रोम, इटली में, इटली के रोम में। सार्वभौम डाक संघ स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड स्पेन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप जो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहे जाने वाला है बिहार के राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कहाँ स्थित है? राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, राजगीर में स्थित है दोस्तों। तो राजगीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप की आधारशिला 1969 में रखा गया था, और यह शांति स्तूप 1978 में रखा गया था और 1978 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, विश्व शांति स्तूप का डिजाइन उपेंद्र महारथी ने तैयार किया था दोस्तों। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, राजगीर में, और जापान के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। इसमें दिया गया है दोस्तों, इसमें है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 साल से अधिक की सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने की घोषणा किस योजना के तहत किया गया है? पर्सनल लोन देने की घोषणा किस योजना के तहत किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा? तो यह योजना कौन सा है? महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जीवला योजना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जीवला नामक योजना चलाई है। इसके तहत महाराष्ट्र सरकार जो जेल में 3 साल से अधिक जो सजा काट रहे हैं उन लोगों को पर्सनल लोन देने की घोषणा की है जीवला योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है लर्निंग साइंस बाया स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लर्निंग साइंस बाया स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत किसने किया था? भारतीय मानक ब्यूरो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारतीय मानक ब्यूरो, BIS, भारतीय मानक ब्यूरो, इंडियन
ये क्या है, BIS भारतीय मानक ब्यूरो है। स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देने के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यूजीसी के द्वारा एक सारथी सारथी ऐप यानी भारत का उच्च शिक्षा के बदले में सारथी ऐप चालू किया गया है। किसके द्वारा, सारथी ऐप चालू किसके द्वारा किया गया है, तो विश्व अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के द्वारा दक्ष नाम लॉन्च किया गया है। दक्ष पहल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। आरबीआई ने भी एक नया पहल लॉन्च किया, उसे दक्ष पहल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न। 10 में दिया गया है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है कौन, तो पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, गीतिका कौल है। ठीक है, गीतिका कौल। यदि इसमें देखें फातिमा दुबे को, तो फातिमा दुबे ऑप्शन नंबर बी को देखें तो वॉरियर्स में ऑपरेशन पोस्ट पर होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। वॉरियर्स में ऑपरेशन पोस्ट पर होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा दुबे। कंचन देवी को देखें दोस्तों, कंचन देवी जो है ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है, अभिलाषा बराक। तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है कि तेलंगाना राज्य में दिसंबर 2023 के तहत तेलंगाना राज्य में दिसंबर 2023 के तहत 23 के चुनाव नतीजों के आधार पर कांग्रेस ने कितने सीट पर जीत हासिल कर सरकार बनाई है। जब 2023 में तेलंगाना में राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस ने कितने सीट जीती है, ये प्रश्न बताया गया है। तो कांग्रेस ने वहां तेलंगाना में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 199 है दोस्तों। कितना, 199 है तेलंगाना में विधानसभा की सीटों की संख्या। ठीक है, और अभी तेलंगाना ने वहां पर सीटों की उसमें से 199 में से 64 सीट तेलंगाना में कांग्रेस ने जीती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। कितना, 64 सीट पर जीत हासिल की है तेलंगाना ने। ठीक है, और वहां पर अभी मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री तेलंगाना में कौन है, तो रेवंत रेड्डी है मुख्यमंत्री तेलंगाना में। तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी है, और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। यदि हम तेलंगाना के राज्यपाल के बारे में देखें दोस्तों, तो तेलंगाना के राज्यपाल आपको तमिलिसाई सुंदरराजन मिलेंगे। कौन है, तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल है, और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था। ठीक है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। और साथ ही साथ वहाँ 2-3 जगह और चुनाव हुए थे दोस्तों, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए थे। उसमें से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 115 सीट जीती है, मध्य प्रदेश में 163 सीट, छत्तीसगढ़ में 54 सीट जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान के यदि आपको देखें, राजस्थान के मुख्यमंत्री के ये नया 2023 में चुनाव हुआ था दोस्तों, इसलिए इन चारों राज्यों का मुख्यमंत्री का बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए हम राजस्थान में वहाँ का भी जो राज्यपाल है कालराज मिश्र हैं, वहाँ जो मुख्यमंत्री बनाए गए नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बनाए गए हैं। वो कौन है, भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए भजनलाल शर्मा नए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा। और कहाँ हुई थी, तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए थे। तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे, वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहाँ के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। मंगूभाई छगन भाई पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, और एक है छत्तीसगढ़ में वहाँ चुनाव हुई थी। उसमें से छत्तीसगढ़ के जो अभी मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और वहाँ के राज्यपाल बीवी हरिचंदन है। बीवी हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। तो ये 4 जगह चुनाव हुए थे, उसमें से कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल किया 64 सीटों के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, अंगोला की राजधानी है, तो अंगोला की राजधानी कहाँ है। 12 नंबर प्रश्न हम देखें तो अंगोला की राजधानी लुआंडा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अंगोला की राजधानी कहाँ है, लुआंडा है। तो अंगोला का मुद्रा आपसे पूछे तो क्वांजा क्या है, अंगोला का मुद्रा क्वांजा है। क्वांजा अंगोला के मुद्रा है। अंगोला का मुद्रा क्या है, क्वांजा है। मोनरोविया किसकी राजधानी है, मोनरोविया लाइबेरिया की राजधानी क्या है, मोनरोविया है। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है। यदि हम देखें लाइबेरिया की राजधानी कौन है, मोनरोविया। किसानसा किसकी राजधानी है, तो कांगो की राजधानी किसानसा है। कांगो की राजधानी किसानसा है। किसानसा कांगो की राजधानी है। लुसाका देखें तो लुसाका है जो जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका।
जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न की ओर, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स है दोस्तों जो गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है और वह अमेरिकी गोल्फर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ज्योतिबा फुल्ले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। 1873 ईस्वी में स्थापना किए थे ज्योतिबा फुल्ले ने सत्य शोधक समाज के। सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किए थे? 1873 में। और इसका उद्देश्य था कि ब्राह्मणवाद को विरोध करना। सत्य शोधक समाज में ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक एक साहित्य पुस्तक लिखे थे। ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक का नाम क्या है? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखे थे ज्योतिबा फुले ने। ठीक है दोस्तों, और यदि देखें भीमराव अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। भीमराव अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में किए थे। अम्बेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किए थे। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने 1936 में किए थे, स्वतंत्र लेबर पार्टी की। और भीमराव अम्बेडकर जी ने 1920 में दी ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किए थे। दी ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के बारे में देखें दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने 1932 में किए थे। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका भी निकाले थे। तो महात्मा गांधी के बारे में देख लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न 15 में निम्नलिखित में से किसने पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं दोस्तों दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसे? दांते को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहेंगे तो कौन होगा? राजा राम मोहन राय होगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न में। 31 नंबर प्रश्न में दिया गया है। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न में है 31 में दिया गया है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो कौन सी समस्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से जुड़ी है? तो मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू घाटा, ये सभी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उपरोक्त में से सभी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 32 में। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा है जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है दोस्तों। और महाभारत और रामायण भारत के दो प्राचीन महाकाव्य है। और महाभारत है जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। ठीक है, जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। और इसका फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। बदायूं ने रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किए थे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। और रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि है। रामायण के लेखक है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। और कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा लिखा गया है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। और महाभारत के वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 33 नंबर प्रश्न में। दादा साहेब फाल्के दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में किस पुस्तक में की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने व्याख्या की थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश एंड इंडिया में किए थे उन्होंने। और उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम भारतीय थे जो व्यवस्थित एवं संगठित रूप से अंग्रेजी के धन निकासी नीति को उजागर किए थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण भी किए थे। दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था धन निष्कासन को। अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था धन निष्कासन को। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस को 3 बार क्या किए थे? तो अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 34 में। 34 नंबर प्रश्न में सहनामा के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 34 में सहनामा के लेखक कौन है? यह प्रश्न पूछा है। जो देखेंगे सहनामा के लेखक फिरदौसी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है सहनामा के लेखक। और फिरदौसी है। कुछ पुस्तक और लेखक का नाम बताते हैं। देखिए अकबरनामा लेखक तो किसने लिखा है?
तो अबुल फजल ने, ये पुस्तक है अकबरनामा, उसको किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा को। अकबरनामा लेखक कौन है? तो अबुल फजल है, जो अकबरनामा लिखा है। और आयन अकबरी भी अबुल फजल ने ही लिखा है। आयन अकबरी, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। और किताबुल हिंद, हिंद अल बरूनी की लिखी हुई पुस्तक है दोस्तों। किताबुल हिंद किसने लिखा है? तो अल बरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा है। और तहकाक हिंद या भारत की खोज के नाम से भी इस किताब को, किताबुल हिंद को तहकाक हिंद भी कहते हैं। उस किताबुल हिंद को तहकाक हिंद भी कहते हैं। उसका लेखक कौन है? अल बरूनी ने ही लिखा था। और तूतीय हिंद, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा था। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। तो अमीर खुसरो ने क्या किया था? तबला और सितार का आविष्कार। शहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना को नेतृत्व किया था? तो किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना को नेतृत्व किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में किए थे। आजाद हिंद फौज को सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था। कब? कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में। सुभाष चंद्र बोस 1938 में और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, 39 और 38 में। ठीक है। और 1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था दोस्तों। लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा के नाम से भी जाना था 1945 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यदि देखें तो प्रश्न नंबर 36 की ओर, रमप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर में स्थित है। तो रमप्पा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय मंदिर जो रुद्रेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है? इसका स्थान कहाँ है? तेलंगाना में है। रमप्पा मंदिर से नामित लोकप्रिय मंदिर जो रुद्रेश्वर मंदिर है वो तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रुद्रेश्वर मंदिर है दोस्तों। और 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव ने बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है रमप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति ने भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। तो रमप्पा मंदिर जो रुद्रेश्वर मंदिर है वो यूनेस्को के 39वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यदि हम इसमें इसी प्रश्न में आंध्र प्रदेश को देखें तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो यदि हम बताते चले जा रहे हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्यपाल, तो आपको इससे फायदा होगा दोस्तों, आप अपडेट रहेंगे और याद भी रहेगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा इस। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है और इसके अभी राज्यपाल एस अब्दुल नजीर है, वो इसके राज्यपाल आंध्र प्रदेश के। और वहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी है। तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनाए गए दोस्तों। ठीक है, अभी जस्ट हमें बताया था। और तेलंगाना में कौन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बनाए गए हैं। और वहाँ के अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी पूरा नाम है। और वहाँ के राज्यपाल तमिली सुंदर राजन है। और केरल को देखें तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, आपको केरल का मुख्यमंत्री यदि हम देखें दोस्तों तो इसमें पिनराई विजयन है जो केरल के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। और कौन सा है? कर्नाटक का देखें तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। और अभी वहाँ पर जो राज्यपाल है थावर चंद गहलोत है, वहाँ के राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 में कहा गया है पंडित निखिल बनर्जी के प्रतिपादकों में से एक थे। तो पंडित निखिल बनर्जी थे जो किसके कौन से प्रतिपादक में से एक थे? तो पंडित निखिल बनर्जी हैं जो सितार बजाते थे, सितार वादक थे पंडित निखिल बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कुछ और वाद्य यंत्र के बारे में बताता हूँ, जैसे संतूर वादक में कौन कौन है? तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, राहुल शर्मा और भजन सुपारी, ये सब क्या है दोस्तों? संतूर वादक हैं। शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी और राहुल शर्मा। और सरोद वादक देखें तो सरोद वादक हैं आपको अमजद अली खां और आशीष खां, ये सब कौन है? सरोद वादक हैं। और सारंगी वादक सुल्तान खां, राम नारायण और सबरी खां, सारंगी वादक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 38 में। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो अली अकबर खान है विश्व संगीतकार
अली अकबर खान है जो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सरोद वादक है अली अकबर खान। सरोद वादक अली अकबर खान, अभी जस्ट बताए हैं अली अकबर खान है इसका वादक, सरोद वादक है। अमजद अली खान भी सरोद वादक है, आशीष खान भी सरोद वादक है। और देखिए हम इसमें बांसुरी वादक के बारे में देखें तो बांसुरी वादक में आपको हर प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक में आते हैं दोस्तों। सितार वादक जब देखें तो पंडित रविशंकर सितार वादक है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर हैं। और पंडित निखिल बनर्जी ये सितार वादक में आते हैं। ठीक है, बालिन वादक डॉक्टर एन राजन बालिन वादक है, डॉक्टर एन राजन बालिन वादक में आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछा है। तो जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कंचनजंगा पर्वत शिखर से जेमू ग्लेशियर का संबंध है। कहाँ से? कंचनजंगा पर्वत शिखर से। भारत की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी केटू है, गार्डविन आस्टिंग है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी गार्डविन आस्टिंग जो पीओके में पड़ता है। भारत का सबसे ऊंची पर्वत शिखर कंचनजंगा है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कंचनजंगा है और जेमू ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी भाग का सबसे बड़ी ग्लेशियर है, 26 किलोमीटर का ग्लेशियर है। देखिए तीस्ता नदी का उद्गम स्थान जेमू ग्लेशियर से हुआ है दोस्तों। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो जेमू ग्लेशियर से है। भारत के प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर के बारे में देखें, नुब्रा हिमनद है, चोंग हिमनद है और रीमो हिमनद है, हरि पर्वत हिमनद है, नून हिमनद है और आदि ये हिमनद हैं जो भारत के प्रमुख हिमनद हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह कौन सा? रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। तो दिए गए विकल्प में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुई थी। तो रामोसी विद्रोह यदि हम देखें तो रामोसी विद्रोह का घटना पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और रामोसी विद्रोह किसने किया था? चित्तर सिंह और नरसिंह दायत्रे ने रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। और 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह ने रामोसी ने सतारा के आसपास इस क्षेत्र को लूटा गया था। तो कब हुआ था? 1822 ईस्वी में रामोसी विद्रोह हुआ था। 1822 में। कुछ और विद्रोह के बारे में देखें, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। रमप्पा विद्रोह आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ था। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में रमप्पा विद्रोह हुआ था। और अहोम विद्रोह और रमप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है, अभी हमने पढ़ा था, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तेलंगाना में, पहले आंध्र प्रदेश में ही था। तो रमप्पा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में अहोम विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह झारखंड में हुआ था। कुक्का विद्रोह पंजाब में हुआ था। कुक्का विद्रोह पंजाब में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पश्चिमी महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए? तो वह है अल्ट प्लस इंटर को किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, अल्ट प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 में। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में सम्मिलित हुई थी, वह कौन महिला थी जो आजाद हिंद फौज इंडियन आर्मी में सम्मिलित हुई थी? तो वह लक्ष्मी सहगल थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, वह महिला लक्ष्मी सहगल थी। ठीक है, झांसी रेजिमेंट की कमांडर बनाई गई थी लक्ष्मी सहगल। और लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। कंदावनी गोंगली यदि देखें, कंदावनी गोंगली को यदि हम देखें तो यह क्या थी? तो कंदावनी गोंगली कांग्रेस में भाग लेने वाली प्रथम भाषण देने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कंदावनी गोंगली चिकित्सा में स्नातक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। कंदावनी गोंगली है जो चिकित्सा में स्नातक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 43 में। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिग्बंध होंगे किससे जुड़ा हुआ? तो यह कथन किससे जुड़ा हुआ? कौन सी घटना के समय में यह हुआ था? तो यह घटना भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में यह कथन कहा गया था कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के करने के प्रयास में दिग्बंध होंगे। यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहे थे? तो महात्मा गांधी जी ने यह कथन कहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा भी दिए थे। आंदोलन के प्रस्ताव को आलेख में महात्मा गांधी ने तैयार किया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसने तैयार किए थे? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे और भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। तो ये कथन किसने किया था? कहा है हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिग्बंध होंगे
भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कहे थे महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 में। इसमें दिया गया है राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित घटनाएं को बताइए। तो राष्ट्रीय आंदोलन का घटना हमको बताना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में घटित हुई थी दोस्तों। कब? 1917 में चंपारण आंदोलन था। असहयोग आंदोलन देखें तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और दांडी मार्च 1930 में हुआ था दोस्तों। 5 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च हुआ था। तो हमसे मैचिंग करने के लिए कहा, सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखिए चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है। और उसी तरह यदि असहयोग आंदोलन देखें तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को ही। और दांडी मार्च देखें तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने 78 सहयोगियों के से दांडी मार्च निकाला था। और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह, नमक का कानून तोड़कर वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है नेक्स्ट में 45 नंबर प्रश्न में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतय का काल निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है। तो किस वर्ष उन लोग दोनों का मत मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का काल जो है मतय का काल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतय का काल 1916 से 20 का बीच है। मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 में किया गया था। 30 दिसंबर 1906 में बांग्लादेश के ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा सलीमुल्लाह खां और आगा खां के बीच में मुस्लिम लीग 1906 में किया गया था गठन। ठीक है, 30 दिसंबर को। और सूरत विभाजन 1907 में हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच में। और लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। इसी में नरम दल और गरम दल भी एक साथ आए थे और साथ ही साथ मुस्लिम लीग का भी एक साथ आए थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, आगे क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कृषि में से कौन सा भदई अगहनी एवं गर्म कृषि से संबंधित है। भदई अगहनी एवं गर्म कृषि से कौन संबंधित है, ये प्रश्न दिया गया है। यदि हम इसे देखें भदई अगहनी और गर्म कृषि से, तो यह है धान। धान का खेती है भादों में, अगहन में और गर्मा क्षेत्र में पाया जाता है। गर्मा कृषि का आता है, भादों में रोपाता है और अगहन में कटता है, इसलिए कहा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 62 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 है जो 2010 में लागू किया गया था। तब 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों। यदि हम देखें इसमें, यदि और कुछ बताएं आपको, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चलाया गया था 2000 से 2001 ईस्वी तक। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। नई शिक्षा नीति कब आई थी पहली बार। नई शिक्षा नीति प्रथम शिक्षा नीति आई थी 1968 में। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लाया गया था दोस्तों। उसके बाद 1986 में नई शिक्षा नीति लाई थी और डॉक्टर एस कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। और संशोधित नई शिक्षा नीति 1992 में, नई शिक्षा नीति को फिर संशोधित करने के लिए 1992 में भी लाई गई थी। और 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया। ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाया गया, तो 2020 में लाया गया के कस्तूरी रंगन सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 63 में। इसमें कहा गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है कहां से लिया गया है, जापान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कानून द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, जबकि भारत में कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन कहेगा तो ब्रिटेन से, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से है, तो वो है जापान से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखी है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 लिखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है कानून के समस्त समानता का अधिकार। तो कानून के समस्त समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। प्रस्तावना की भाषा भारतीय संविधान के ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। ये दो बात याद रखना। भारत में कानून का शासन कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया 64 में कौन सी पार्टी
भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कौन सा पार्टी है जो भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो यदि हम देखें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है, तो इसमें से समाजवादी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत नहीं आता है। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुआ है दोस्तों, ठीक है। और चुनाव आयोग के अनुसार 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कितने? 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं चुनाव आयोग के द्वारा। 2020 के अनुसार 8 राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन मैं कुछ राष्ट्रीय पार्टी का नाम बताता हूँ उसमें, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो क्या है नेशनल पार्टी के रूप में है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और इसकी स्थापना 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और ये नेशनल पार्टी में आता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्स पार्टी भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1964 में थी। बहुजन समाज पार्टी, ये भी नेशनल पार्टी के रूप में आता है, 1984 में होती है बहुजन समाज पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, ये नेशनल पार्टी के रूप में आती है, तो 1980 में हुआ था भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, ठीक है। और 1980 में नेशनल पीपुल पार्टी 2013 में स्थापित हुए थे, नेशनल पीपुल पार्टी। और आम आदमी पार्टी 2012 में स्थापित हुए थे। आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप का दर्जा प्राप्त कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बीबी का मकबरा के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो बीबी का मकबरा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है बीबी का मकबरा, ठीक है। यह मकबरा औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दुरानी की याद में बनाया था। इसे दक्कनी ताज या बीबी का मकबरा भी कहते हैं, ठीक है। टीपू का महल कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में टीपू का महल स्थित है। कर्नाटक में टीपू का महल में स्थित है। आरामबाग उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आरामबाग कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और साबरमती आश्रम गुजरात राज्य में स्थित है। साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यदि हम यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में देखें दोस्तों, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है गुजरात के मुख्यमंत्री, और वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है, और वहाँ आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। और यदि देखें हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? अभी जस्ट हमने बताया था। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपको सिद्धारमैया है, और राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। महाराष्ट्र का देखें दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। वहाँ के जो राज्यपाल है रमेश बैस है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 66 में कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला है? तो कावेरी नदी का बेसिन किस राज्य तक नहीं फैला हुआ, ये प्रश्न दिया गया है। तो कावेरी नदी का बेसिन है तो आंध्र प्रदेश राज्य में नहीं फैला हुआ है। कावेरी नदी का बेसिन आंध्र प्रदेश राज्य में नहीं फैला हुआ है, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले से हुआ है दोस्तों, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलता है आपको कावेरी नदी। इसमें यदि हम देखें दोस्तों, कावेरी नदी पर कौन सी जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। हेमावती, लोका पावनी, हेरांगनी, सिमसा आदि कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जब देखें इसमें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में यदि हम देखें, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के राज्यपाल आर एन रवि है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि। बाकी मैं इस सभी के बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 67 में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है? अनुच्छेद 23 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी के निषेध का घोषित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अनुच्छेद 23 में 3 प्रकार के शोषण के प्रतिबंध किया गया है। एक बलात्श्रम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। बलात्श्रम का अर्थ होता है इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। विरार यानी काम के बदले पैसा न देना। और मानव व्यापार यानी मानव की खरीद फरोख्त करना, ठीक है। ये देखिए अनुच्छेद 14, तो इसके अनुसार सभी व्यक्ति के लिए एक समान विधि लागू होने का उद्देश्य है, उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 20 को देखें, तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संबंधित क्या? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 17 को देखें, अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 क्या हो जाएगा? तो आपको इसमें अस्पृश्यता का अंत होता है अनुच्छेद 17 में, ठीक है। यदि आपसे मौलिक अधिकार के बारे में पूछ लिया जाए तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है दोस्तों, और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, और भाग 3 को ही स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन? बी डी हमारा सही आंसर, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइवान की राजधानी यदि देखें 68 नंबर प्रश्न में ताइपे है। ताइवान की राजधानी
ताइपे है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ताइपे है जो आपको ताइवान की राजधानी है और वहाँ की राजकीय भाषा मदारिन है। मदारिन वहाँ की राजकीय भाषा है। थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। थिम्पू भूटान की राजधानी है दोस्तों। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। बट थिम्पू क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है दोस्तों। ताइपे ताइवान की राजधानी है। ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी है। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। और टोक्यो जापान की राजधानी है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी कौन है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में ही है। और फिलीपींस में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 हुई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना का मुख्यालय भी मनीला फिलीपींस में ही है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ? मनीला फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का आंसर सी मेरा सही आंसर होगा। 69 की ओर निम्नलिखित में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था दोस्तों। और किसने कहा था? तो संविधान को पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति की अध्यक्ष चुने थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे दोस्तों। ठीक है। और के एम मुंशी को यदि देखें तो के एम मुंशी हैं जो के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। संविधान के प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा था? तो जन्म कुंडली के एम मुंशी ने कहा था। जन्म कुंडली किसने कहा था? तो के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर, यदि हम इसमें देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी को देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भीमराव अंबेडकर पवित्र दस्तावेज कहा था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था किस राज्य में नहीं है? वो कौन सा राज्य जिसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? मिजोरम में पंचायती राज संस्था नहीं है। और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में पंचायती राज संस्था है, परंतु मिजोरम में पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था कहाँ नहीं है? मिजोरम में नहीं है। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन के तहत। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली में भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। 71 नंबर प्रश्न चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इसमें दिया गया है दोस्तों 71 में कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ग्राम सभा पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सकते हैं, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बिल्कुल सही है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, तो ये भी सही है दोस्तों। मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी भी निगरानी करती है ग्राम सभा, ये भी सही है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही भूमिका निभाती है, तो ये भी सही है। इस प्रकार सभी कथन सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सभी के सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 72 में, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम ऐसी कार्यक्रम शुरू की गई थी? तो वह था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, तीसरी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया था? तो 166 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना था, इसका कार्यकाल था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, सॉरी इसका आंसर तीसरी पंचवर्षीय योजना नहीं होगा। जो पुस्तकों में छूट दिया गया था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें स्टेशनरी उपलब्ध कराना जो था पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 89 के बीच में, 80-89 के बीच में चलाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 73 में। 73 नंबर प्रश्न दिया गया है, राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो राशन कार्ड के संबंध में कौन सा युग्म है उस पर विचार करना है। तो अंत्योदय कार्ड निर्धनों में भी निर्धन सही है। एपीएल कार्ड निर्धन रेखा के नीचे गलत है। बीपीएल कार्ड अन्य ये भी गलत है। तो केवल सी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, केवल सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर प्रश्न में, 74 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया
हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? तो हरित क्रांति का द्वितीय चरण कहा जा रहा है। कब प्रारंभ हुआ हरित क्रांति का द्वितीय चरण? देखिए हम हरित क्रांति का द्वितीय चरण है जो वर्ष 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 1970 के दशक में। और प्रथम चरण 1967 से 67 के बीच में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 75 में। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं। तो भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान कौन आधारित करते हैं? तो इसका आधार क्या है? तो एनएसएसओ के परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, एनएसएसओ के सर्वे पर आधारित है। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग आर बायनार्ड ने 1945 में किया था, पहली बार 1945 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 91 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दिया गया है सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? तो सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हेस्टिंग ने सर्वोपरि सत्ता का नीति दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हेस्टिंग का कार्यकाल देखें तो 1813 से लेकर 1833 ईस्वी तक हेस्टिंग का कार्यकाल था दोस्तों, हेस्टिंग का कार्यकाल। और हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ था, हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। हेस्टिंग के समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था हेस्टिंग के समय में। और 1930 में अनुज्ञप्ति से संबंधित नियम द्वारा समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध हेस्टिंग के समय में ही लगाया गया था। ठीक है दोस्तों डलहौजी देखें तो व्यापक सिद्धांत से संबंधित डलहौजी 1948 ईस्वी में व्यापक सिद्धांत से कौन संबंधित है? डलहौजी संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं रिपन 1880 में रिपन का कार्यकाल था। रिपन है जो 1882 में रिपन के समय में ही 1882 में रिपन के समय में ही प्रथम जनगणना शुरू की गई थी, नियमित रूप से प्रथम जनगणना शुरू की गई थी 1882 में रिपन के टाइम। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में इसके समय में स्थानीय नहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में समय में कौन सा था? तो जमींदारी प्रथा चलाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जमींदारी प्रथा चलाया गया था। स्थानीय स्वशासन भी लॉर्ड रिपन के समय में चलाया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम द्रोलिंग मठ है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न है। नाम द्रोलिंग मठ है जो भारत के कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, कर्नाटक में नाम द्रोलिंग मठ है। कुछ प्रमुख मठ के बारे में हम बताते हैं दोस्तों, जैसे हेमिस मठ कहाँ स्थित है? लद्दाख में हेमिस मठ है। और आपको बताएं तो थिंगसे मठ लद्दाख में स्थित है। माइंड रोलिंग मठ उत्तराखंड में है। त्युंग्स लांगखांग मठ हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में त्युंग्स लांगखांग मठ है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में देखें तो ये तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा आंसर क्या होगा? कर्नाटक में। सिक्किम में देखें तो यदि हम सिक्किम को देखेंगे तो सिक्किम के यदि आपसे मुख्यमंत्री के बारे में पूछते दोस्तों तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। वहाँ के जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य हैं, सिक्किम के राज्यपाल। ठीक है, कर्नाटक के तो मैंने बता चुका हूँ, सिद्धारमैया है कर्नाटक के। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और वहाँ के राज्यपाल थावर सिंह गहलोत हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बताया हूं दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी है, और एस अब्दुल नजीर वहां के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखें हम, हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री। और वहां के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं हिमाचल प्रदेश के, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 93 में। बांद्रो-छम का लोक नृत्य है, तो बांद्रो-छम कहाँ का लोक नृत्य है? यह प्रश्न पूछा है। तो बांद्रो-छम है जो आपको अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य बांद्रो-छम है। सिक्किम का भी हमने बताया है, सिक्किम का मुख्यमंत्री के बारे में बता दिए हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया था सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। यदि हम इसको उत्तराखंड देखें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको पुष्कर सिंह धामी हैं, और वहाँ के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह है राज्यपाल। और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हैं, वहाँ के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। यदि हम देखें अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो अरुणाचल प्रदेश का भी जस्ट हमने बताया है, नहीं वह हिमाचल प्रदेश का बताया था। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, वहाँ के राज्यपाल केटी पटनायक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था दोस्तों? पृथक पंचायती राज का मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1956 में, 1965 में, 2010 में या 2004 में? तो पृथक पंचायती राज का गठन हुआ था 2004 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, 2004 में हुआ था।
2004 में पृथक पंचायती राज का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के में ग्राम पंचायत का गठन का संबंधित है और अनुच्छेद 40 को गांधी जी का दार्शनिक माना जाता है। ठीक है, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 में राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किसने कहा है? राजनीतिक यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह किसने कहा है? यह कथन अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु यूनानी दार्शनिक था जिसने जिनके गुरु प्लेटो थे। ठीक है, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। प्लेटो ने रिपब्लिकन और द लॉज पुस्तक की रचना की है। प्लेटो की रचना क्या है? रिपब्लिकन और लॉज नामक पुस्तक की रचना प्लेटो ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 96 में। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो कौन सा नोबेल गैस नहीं है 96 में? तो क्लोरीन है जो नोबेल गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जेनॉन, आर्गन, ओगासेन, सेंसन्स, ये सब क्या है? नोबेल गैस है, जबकि क्लोरीन एक धातु है। क्लोरीन क्या है? धातु है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 97 की ओर। इसमें दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस के केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने पर इन तापमान का सही अनुक्रम क्या आएगा? यदि केल्विन मापमान में यदि परिवर्तित करना है तो देखिए 273 डिग्री में 25 को जोड़ दीजिए दोस्तों, 25 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 298 केल्विन आ जाएगा। इसी प्रकार 273 में 38 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 311 केल्विन। इसी प्रकार 273 में 66 को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 339 केल्विन। ठीक है, तो आप ऑप्शन मिला लीजिए किसमें है, किसमें 298, 311 और 339। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 98 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 98 में दिया गया है मत्स्य वर्ग पाइसिस पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? मत्स्य वर्ग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो मत्स्य वर्ग की विशेषता है कि वे उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ये गलत है। मत्स्य वर्ग गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? वो अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। उसके हृदयों में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं और उनकी त्वचा सल्क से ढकी होती है। तो ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, वो विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 99 में। इसमें सही कथन क्या है? तो कौन सी सही कथन है उसके बारे में दिया गया दोस्तों। तो सही कथन कौन सा सही कथन है? तो ध्रुव पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। विषुवत रेखा पर जी का मान 0 पाया जाता है, जबकि ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 100 की ओर। एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है। तो एक वायुयान की ध्वनि है एक वायुयान की ध्वनि जो है कहाँ पाई जाती है? तो एक वायुयान की ध्वनि 100 डेसिबल के संगत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 101 की ओर। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो कौन सी परिघटना के कारण वह ठंडा होता है? तो वह घटना कौन सी है? तो वाष्पन के कारण वह ठंडा होती है। वाष्पन के कारण वह ठंडा होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 102 की ओर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कौन ऑक्सीजन है? मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद कार्बन है जो 18% पाया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3.3% और कैल्शियम 1.5%। तो ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 2/3 ऊंचाई पर 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल क्या होगा? अचानक यदि ब्रेक लगा देता है तो जल से भरा टैंक आगे की ओर गति करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे की ओर गति करेगा। रक्त का उत्तक एक प्रकार है, रक्त का उत्तक है जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। और रक्त का उत्तक क्या है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। रक्त 2 प्रमुख घटक है, प्लाज्मा और एवं रक्त कणिकाएं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। रक्त का हल्का सा क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त में 55% प्लाज्मा और 45% भाग रक्त कणिकाओं का होता है। और लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 105 की ओर। 105 में दिया गया है नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक N2 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 121 की ओर। 121 में दिया गया है -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? तो कितना केल्विन के बराबर होगा ये प्रश्न पूछा है। तो यदि हम देखें इसको दोस्तों तो -273 को 273 में जोड़ दे तो माइनस दिया हुआ तो घट जाएगा। घटने के बाद लगभग कितना होगा दोस्तों? 0 केल्विन होगा। तो ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही आंसर होगा 0 केल्विन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न 122 में, एक लड़का r दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर चलेगा। तो वह कब अधिकतम कार्य करेगा? जब वह लड़का वजन को ऊर्ध्वाधर पर ऊपर चलता है तब उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 123 की ओर। पावर अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है, तो पावर अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण कौन सा होता है? पेट्रोल होता है। पावर अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण पेट्रोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 124 की ओर। जीवाश्म समानता किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म समानता अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। 125 की प्रश्न की ओर चलते हैं। 125 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो कौन सा पौधा है थैलोफाइटा समूह का सदस्य नहीं है? तो इसमें फ्यूनेरिया है जो थैलोफाइटा समूह का सदस्य नहीं है। थैलोफाइटा समूह का सदस्य नहीं है कौन? फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया, इलोथ्रिक्स, कारा और आल्वा ये सब थैलोफाइटा समूह का सदस्य है। नेक्स्ट की ओर। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनर्जनन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 127 की ओर चलते हैं दोस्तों। 127 में है कि जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड को गया था। हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड को सर्वप्रथम ध्यान गया था इस विक्षेपण का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 128 की ओर। अस्थि के आधार द्रव ओशिन में कितने प्रतिशत अकार्मिक पदार्थ होते हैं? तो अस्थि के आधार में द्रव ओशिन में कितने प्रतिशत अकार्मिक पदार्थ होते हैं? 62% अकार्मिक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 129 में इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इस्पात को कठोर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 130 की ओर। एमएस वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्य या असत्य के रूप में पहचान करें। तो एमएस वर्ड 2010 के रूप में सत्य और असत्य को यदि पहचान करें तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 1 और 2, एक सत्य है और 2 असत्य है। एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है, तो ये सत्य है। किसी दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+End किया था, ये असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 131 की ओर। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आइजक न्यूटन थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आइजक न्यूटन थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि देखें इसमें यदि हम देखें ऑप्शन नंबर सी तो आइजक न्यूटन है। 132 नंबर प्रश्न की ओर यदि हम देखें, कुकीज आपको ट्रैक करती हैं और आपकी गोपनीयता को उजागर करती है। कुकीज है जो आपको ट्रैक करके आपकी गोपनीयता को थर्ड पार्टी को उजागर करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 133 की ओर। पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान है, तो पहला स्वदेश निर्मित प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV C1 है, भारत का पहला प्रक्षेपण यान है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 134 की ओर। थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में मृत्यु के सभी पहलू का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मृत्यु के सभी पहलू का प्रयोग किया था थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में। मृत्यु के सभी विज्ञान का प्रयोग किया था थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में। कुछ विज्ञान के बारे में जैसे एनाटॉमी है, मानव शरीर की संरचना का पता से संबंधित है, अध्ययन के लिए है। एंथोलॉजी पुष्प संबंधित अध्ययन से संबंधित है। बायोलॉजी दलदल एवं कीचड़ का अध्ययन से संबंधित है, दलदल एवं कीचड़ से बायोलॉजी है। मेमेलोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन से संबंधित है। और जेम्पनोलॉजी रत्नों का अध्ययन से संबंधित है, जेम्पनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लास्ट में क्या दिया गया है? इस कथन में दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होता है, ये सही है। वक्रता त्रिज्या है जो फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होता है, तो ये सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। और रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का ये टेस्ट सीरीज 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ जो था दोस्तों, जो मैं समाप्त कर दिया हूँ, ये अंतिम प्रैक्टिस सेट था। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में,
इंस्टाग्राम ग्रुप में, जहाँ भी ग्रुप आपका है सब में शेयर कीजिए ताकि और भी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।